तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो वैंग का अटैक होता है वो सीधे जाकर जनरल चैनली जो होता है उसे टकरा जाता है, जिसे देखने के बाद में जनरल चैनली जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। और हम देखते हैं कि वैंग के उस अटैक के कारण जनरल चैनली का हाथ जो होता है वो कट चुका होता है, जिसे देखने के बाद में जनरल चैनली जो होता है वो बोलता है कि आखिर मैं अपना जो लाइफ एंड डेथ रिवर्स टेक्निक है उसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर पा रहा। और जनरल चैनली के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके बाकी के जो क्लोन होते हैं वो भी बीच में से आधे कट चुके होते हैं। और जनरल चैनली जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आखिर ऐसा हुआ कैसे, कहीं इसका रीज़न इस चीज़ से तो नहीं जुड़ा हुआ ना कि जो सेक्ट मास्टर वैंग था उसने मेरी बॉडी जो है उसे 5 भागों में बांट दिया है क्या, इसके कारण ही मैं अपने लो का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। और जनरल चैनली के इतना बोलते के साथ ही जो वैंग होता है वो जनरल चैनली को बताता है कि जनरल चैनली, तुम्हारी कल्टीवेशन जो थी वो परफाउंड वेनरेबल रियलम की पीक पर थी, लेकिन मैंने अपने लॉ का इस्तेमाल कर कर जो तुम्हारी बॉडी थी उसे टोटल 5 भागों के अंदर डिवाइड कर दिया, जिस कारण तुम्हारी कल्टीवेशन भी डिवाइड हो गई। और इस टाइम पर तुम्हारी कल्टीवेशन जो है वो केवल परफाउंड वेनरेबल रियलम के मिडल स्टेज पर पहुंच चुकी है। और चूंकि अब जो तुम्हारी कल्टीवेशन है वो परफाउंड वेनेरेबल रियलम की पीक से ड्रॉप होकर मिडल परफाउंड वेनेरेबल रियलम पर आ चुकी है, तो इसीलिए अब तुम जो रिवर्स लो है उसका इस्तेमाल जो है वो नहीं कर सकते। और चूंकि अब तुम रिवर्स लॉ ऑफ डेथ जो है उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, तो इसका मतलब ये है कि तुम अपनी जो बॉडी है उसे भी हील नहीं कर सकते और ना ही अब तुम खुद को मरने से बचा सकते हो, तो इसीलिए अब तुम्हारे मरने का टाइम जो है वो आ चुका है। और अब वैंग की इस बात को सुनकर जनरल चैनली जो होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि यकीन नहीं होता कि डिवाइन इमोर्टल सेक्ट इस तरह की टेक्निक का इस्तेमाल कर सकता है, आखिर तुम लोग जो है वो आए कहाँ से हो और तुम लोगों के पास में आखिर इतनी पावरफुल टेक्निक जो है वो कैसे हो सकती है। और जनरल चैनली के इतना बोलते के साथ ही जो वैंग होता है वो अपनी फिंगर को आगे करते हुए बोलता है कि इस चीज़ को जानकर तुम क्या करोगे, क्योंकि वैसे भी अब तुम यहाँ पर मरने वाले हो। और इतना बोलते के साथ ही जो वैंग होता है वो नीदरवर्ल्ड फेरी को सीधे उसकी तरफ शूट कर देता है। और हम देखते हैं कि अब जो नीदरवर्ल्ड फेरी होता है वो जनरल चैनली की बॉडी के चारों तरफ बहुत ही स्पीड के साथ में घूमना शुरू कर देता है। और जैसे जैसे नीदर वर्ल्ड फेरी जाकर जनरल चैनली की बॉडी से टकराता है तो हम देखते हैं कि जनरल चैनली की जो बॉडी होती है वो भी धीरे धीरे कर कर टूटना शुरू हो जाती है। और अब जनरल चैनली का बहुत ही छोटा सा पार्ट जो होता है वो बच जाता है और जनरल चैनली चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर तुम किस तरह के मॉन्स्टर हो, मैं परफाउंड वेनेरेबल रियलम की पीक का कल्टीवेटर हूँ, आखिर मैं इस तरह से ख़त्म कैसे हो सकता हूँ, मैं इस चीज़ को नहीं मानता। और इतना बोलते बोलते ही हम देखते हैं कि जनरल चैनली जो होता है वो कम्प्लीटली उस जगह से ख़त्म हो जाता है। और उसके इतना बोलते ही अब हम देखते हैं कि जो वैंग होता है वो दोबारा से लाइफ एंड डेथ लो जो होता है उसका इस्तेमाल करने लगता है और उस लो का इस्तेमाल करते हुए वो जो लिंग फ्यू होती है उसे दोबारा से पुनर्जीवित कर लेता है। और अब जैसे ही लिंग फ्यू दोबारा से पुनर्जीवित होती है तो वो अपने सामने खड़े हुए लोगों को देखने के बाद में बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है। हैरान होते हुए बोलती है कि क्या मैं कोई सपना देख रही हूँ या फिर ये हकीकत है। और लिंग फियू के इतना बोलते के साथ ही जो लेकिंग होता है वो हंसते हुए लिंग फियू से बोलता है कि जूनियर सिस्टर, आप किसी भी प्रकार का सपना जो है वो नहीं देख रही हो, सेक्ट मास्टर ने अपनी पावर का इस्तेमाल कर कर तुम्हें दोबारा से पुनर्जीवित कर लिया। जो सुनते के साथ ही जो वैंग होता है वो लिंग फियू को बताता है कि हाँ, ये बात सच है कि मैंने तुम्हें पूरा दोबारा से पुनर्जीवित कर दिया, लेकिन इस पावर का इस्तेमाल करने के लिए तुम्हारी बॉडी के अंदर जो तुम्हारा फैमिली ट्रेजर था नीदर वर्ल्ड फ्लावर उसे मैंने एब्जॉर्ब कर लिया, उसे एब्जॉर्ब करने के कारण ही मुझे लाइफ एंड डेथ लो की पावर जो है वो मिली है, तो इसीलिए मैं इस चीज़ के लिए तुमसे माफ़ी मांगना चाहूँगा कि मैंने तुम्हारा फैमिली ट्रेजर जो था उसे अपने लिए इस्तेमाल कर लिया। जो सुनते के साथ ही लिंग फियू जो होती है वो खुश होते हुए वैंग से बोलती है कि सेक्ट मास्टर, में तो इसी चीज़ से बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि मुझे दोबारा से पुनर्जीवित होने का मौका मिला। और इससे अलग अगर बात की जाए उस नीदर वर्ल्ड फ्लावर की, तो नीदर वर्ल्ड फ्लावर जब से मेरे पास में था वो हमेशा से ही मेरे लिए मुसीबतों को लेकर आया है, उसके कारण मेरी फैमिली ख़त्म हो गई, यहाँ तक कि एक बार मुझे भी मरना पड़ा, तो इसीलिए ये अच्छा है कि अब वो कम से कम सेक्ट मास्टर के हाथों में है। और लिंग फियू के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वैंग होता है वो उन 5 एल्डरों को भी दोबारा से पुनर्जीवित कर लेता है जो कि जनरल चैनली के हाथों से मारे गए थे। और अब दोबारा से पुनर्जीवित होने के बाद में वे एल्डर जो होते हैं वो वैंग का शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलते हैं कि सेक्ट मास्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हम लोगों को दोबारा से पुनर्जीवित करने के लिए। जो सुनते के साथ ही जो वैंग होता है वो उन लोगों से बोलता है कि तुम्हें इस चीज़ के लिए मेरा शुक्रिया अदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम लोगों की जान जो थी वो मेरे डिवाइन इमोर्टल सेक्ट के लिए गई थी, अगर तुम लोगों को बचाने के लिए मुझे हेल के अंदर भी जाना पड़ता तो उसके बाद भी मैं तुम लोगों को दोबारा से पुनर्जीवित जरूर करता। और अब इतना बोलते के साथ ही जो वैंग होता है वो चाओ किन और जो एल्डो किन शैंग होता है उन दोनों को भी दोबारा से पुनर्जीवित कर देता है।
और खुद को दोबारा से पुनर्जीवित होता हुआ देखकर एल्डर किंग शैंग जो होता है वो वैंग का शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलता है कि सेक्ट मास्टर वैंग बहुत बहुत शुक्रिया हमें दोबारा से पुनर्जीवित करने के लिए। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि इस वर्ल्ड के अंदर इस तरह की भी पावर होगी जो कि मरे हुए को दोबारा से लाइफ में ले आए। जो सुनते के साथ ही चाओकिन जो होती है वो भी वैंग का शुक्रिया अदा करते हुए बोलती है कि सेक्ट मास्टर वैंग बहुत बहुत शुक्रिया हमें जिंदा करने के लिए, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि हम जैसे नॉर्मल इंसानों के लिए आपने अपनी इस पावर का इस्तेमाल क्यों किया। जो सुनकर वैंग जो होता है वो वहाँ से जाते हुए उनसे बोलता है कि इसके पीछे कोई खास रीज़न तो नहीं है, तुम बस ऐसा समझ सकते हो कि तुम लोगों ने मुझे प्लेटिनम वीआईपी कार्ड जो है वो दिया था, इसके लिए एक चीज़ से ये मेरा शुक्रिया था हो गया। और इतना बोलकर जो वैंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैं पूरे वर्ल्ड को ये दिखाना चाहता हूँ कि हमारा डिवाइन इमोर्टल सेक्ट कितना ज़्यादा पावरफुल है और आज उसने यहाँ पर किस तरह का कमाल किया। अगर हमारी यहाँ पर मौजूद जो ऑडियंस है वही मारी जाएगी तो फिर आखिर पूरे वर्ल्ड के अंदर इस न्यूज़ को कौन फैलाएगा कि डिवाइन इमोर्टल सेक्ट कितना ज़्यादा पावरफुल है। यही कारण है कि मैंने इन्हें पुनर्जीवित किया ताकि ये चारों तरफ इस न्यूज़ को फैला सके। और वैंग के इतना सोचते के साथ ही जो एल्डर जाओकिन होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि सच में इस चीज़ को देखकर तो यकीन भी नहीं होता कि हमारे यावरी एम्पायर के अंदर कोई पर्सन इतना ज़्यादा पावरफुल है कि वो परफाउंड वेनेरेबल रियलम के पीक के एक्सपर्ट को भी हरा सकता है। जो सुनकर जाओकिन जो होती है वो बोलती है कि मुझे डर है कि जैसे ही यावरी एम्पायर के अंदर ये बात जो है वो फैलेगी तो किसी पर्सन के अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो डिवाइन इमोर्टल सेक्ट के साथ में पंगा लेने की कोशिश करे। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब वैंग भी अपने लोगों के साथ में वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो यावरी एम्पायर का इम्पेरियल पैलेस जो होता है उसके अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम काफ़ी सारे एल्डर और जो सैनिक होते हैं उन्हें खड़ा हुआ देखते हैं। और तभी एक पर्सन जो होता है वो वहाँ पर अचानक से आने लगता है, जिस कारण अब सभी के सभी लोग जो होते हैं वो उस पर्सन को देखते के साथ ही पूरी तरह से शांत हो जाते हैं। और अब हमें इस पर्सन के बारे में बताया जाता है कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि यावरी एम्पायर का एम्प्रर होता है, जिसका नाम कि यावरी होता है। और अब जो एम्प्रर होता है वो आकर अपनी सीट पर बैठ जाता है और सभी लोगों से बोलता है कि मैंने तुम सभी लोगों को यहाँ पर एक अनाउंसमेंट जो है वो करने के लिए बुलाया है। और ये अनाउंसमेंट जो है वो नेशनल वॉर से शुरू होने वाली है, क्योंकि हम लोग जो है वो नेशनल वॉर को स्टार्ट करेंगे। और अब नेशनल वॉर का नाम सुनते के साथ ही सभी के सभी लोग जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता कि जो एम्प्रर है वो नेशनल वॉर को स्टार्ट क्यों करना चाहता है। जिसके बाद में अब हम वहाँ पर खड़े हुए यावरी एम्पायर के दो मिनिस्टर जो होते हैं उन्हें देखते हैं, जिनमें से एक मिनिस्टर जो होता है वो एम्प्रर से बोलता है कि योर मेजेस्टी क्या हम लोग जो है वो जान सकते हैं कि आखिर आप जो नेशनल वॉर है उसे शुरू क्यों करना चाहते हैं। जो सुनते के साथ ही एम्प्रर जो होता है वो उन लोगों को बताता है कि यावरी एम्पायर के अंदर एक फॉरबिडन एनिमी जो है वो आ चुका है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अगर हमें उस एनिमी का सामना करना है तो उसके लिए हमें पूरे नेशनल की स्ट्रेंथ जो है उसकी ज़रूरत पड़ेगी, उसके बाद में ही हम उसके साथ में डील कर सकते हैं। क्योंकि हमारा जो एनिमी है वो कोई नॉर्मल एनिमी नहीं है। शुरू में किलिन आर्मी के साथ में जो मर्क्यूलिस चैंगलिन था वो उससे फाइट करने के लिए गया, ना किलिन आर्मी बची और ना ही मर्क्यूलिस चैंगलिन, वे दोनों ही उसके हाथों से मारे गए। और उसके बाद में उसकी फाइट जो थी वो एंशिएंट लैंड के अंदर जो क्राउन प्रिंस था उसके साथ में हुई और क्राउन प्रिंस भी उसके हाथों से मारा गया। और इस चीज़ का पता लगने के पर जो ब्लेजिंग फ्लेम आर्मी थी उसने उस पर्सन के ऊपर अटैक करने की कोशिश की, लेकिन ब्लेजिंग फ्लेम आर्मी भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई। जिसके बाद में जनरल चैनली जो थे उनसे फाइट करने के लिए सामने आए, जहाँ पर कि जनरल चैनली के बारे में भी एक सीक्रेट जो है वो निकल कर बाहर आया कि वे डेविल पाथ को कल्टीवेट किया करते थे। और डेविल पाथ को कल्टीवेट करने के कारण उनकी कल्टीवेशन जो थी परफाउंड वेनेरेबल रियलम की पीक पर पहुंच गई थी, लेकिन उसके बाद भी वे उस पर्सन के हाथों से मारे गए। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए सभी के सभी मिनिस्टर भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। और एक मिनिस्टर चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या क्राउन प्रिंस मारा गया। तभी दूसरा मिनिस्टर बोलता है कि लेकिन क्या सच में जनरल चैनली जो था वो डोमिनिक कल्टीवेशन को कल्टीवेट किया करता था। जो सुनकर तीसरा मिनिस्टर बोलता है कि इससे भी ज़्यादा शॉकिंग बात तो ये है कि जनरल चैनली जो था वो परफाउंड वेनेरेबल रियलम की पीक पर पहुंच गया था, लेकिन उसके बाद भी उस एनिमी ने परफाउंड वेनेरेबल रियलम की पीक के एक्सपर्ट को हरा दिया। अब समझ में आया कि आखिर जो योर मेजेस्टी है वो नेशनल वॉर जो है उसे स्टार्ट क्यों करना चाहते हैं। और अब इतना बोलते के साथ ही एक मिनिस्टर जो होता है वो आगे आते हुए जो एम्प्रर होता है उसे बोलता है कि योर मेजेस्टी क्या हमारे यावरी एम्पायर के साथ में पंगा लेने वाला ये दुश्मन डिवाइन विंड एम्पायर से बिलोंग करता है या फिर अजूरा क्लाउड एम्पायर से। जो सुनकर एम्प्रर उन्हें मना कर देता है। जो सुनकर दूसरा मिनिस्टर जो होता है वो एम्प्रर से बोलता है कि योर मेजेस्टी क्या इसका मतलब ये है कि दोनों एम्पायर जो है वो एक साथ में मिल चुके हैं। जो सुनकर एम्प्रर उन्हें मना कर देता है। और अब जो एम्प्रर होता है वो उन लोगों को बताता है कि हमारा जो एनिमी है वो यहाँ पर किसी भी एम्पायर से बिलोंग जो है वो नहीं करता है, बल्कि हमारा जो एनिमी है वो असल में एक सेक्ट है जिसका नाम कि डिवाइन इमोर्टल सेक्ट है।
जो सुनते के साथ ही अब सभी के सभी मिनिस्टर जो होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। हैरान होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि क्या सच में यहाँ पर जनरल चैन ली को ख़त्म करने वाला पर्सन कोई और नहीं बल्कि एक सेक्ट है। जो सुनकर दूसरा मिनिस्टर जो होता है वो बोलता है कि अगर एक डिवाइन इमोर्टल सेक्ट जो है वो इतना ज़्यादा पावरफुल है, जिसने कि इतनी ज़्यादा तबाही मचाई हुई है, तो क्या ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वो अकेला ही जो है वो पूरे एक नेशन के बराबर है? क्योंकि एक अकेले डिवाइन इमोर्टल सेक्ट को हराने के लिए नेशनल वॉर की ज़रूरत पड़ रही है। तो इस चीज़ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो डिवाइन इमोर्टल सेक्ट है वो असल में कितना ज़्यादा पावरफुल होगा। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो डिवाइन इमोर्टल सेक्ट के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि सभी लोग इकट्ठा हो चुके होते हैं। और हम देखते हैं कि जो वैंग होता है वो आराम से अपनी सीट पर बैठा हुआ होता है। और अब जो लीकिंग होता है वो वैंग से बोलता है कि सेक्ट मास्टर क्या हो गया, क्या कोई स्पेशल रीज़न है जो कि आपने हम सभी लोगों को यहाँ पर एकदम से ऐसे समन कर लिया? जो सुनते के साथ ही जो वैंग होता है वो उन लोगों को बताता है कि मैं तुम्हें एक इम्पोर्टेंट बात जो है वो बताने वाला हूँ। जो एम्पर याओरी है उसने यहाँ पर हम लोगों के खिलाफ नेशनल वॉर को स्टार्ट कर दिया, और वो पर्सनली अपनी आर्मी जो है वो लेकर आने वाला है ताकि हमारे डिवाइन इमोर्टल सेक्ट के ऊपर अटैक कर सके। और अगर याओरी एम्पायर के साथ में ये नेशनल वॉर जो है वो स्टार्ट होती है तो एक बहुत ही बड़ी तबाही जो है वो मचेगी। यहाँ तक कि हो सकता है कि हमारा जो डिवाइन इमोर्टल सेक्ट है वो भी शायद तबाह हो जाए। तो इसीलिए मैं तुम सभी लोगों से एक चीज़ जो है वो पूछना चाहता हूँ कि क्या इस चीज़ को सुनकर तुम लोगों को डर लग रहा है? जो सुनते के साथ ही जो लिंग फियू होती है वो आगे आ जाती है, और आगे आते हुए बोलती है कि मास्टर हमें मौत से बिल्कुल भी डर नहीं लगता, हमें अपने सेक्ट मास्टर के ऊपर यकीन है, हमें अपने डिवाइन इमोर्टल सेक्ट के ऊपर यकीन है। और अब लिंग पियो की इस बात को सुनते के साथ ही जो वैंग होता है वो भी अपनी सीट से खड़ा हो जाता है, और अपनी सीट से खड़ा होते हुए बोलता है कि हमारा डिवाइन इमोर्टल सेक्ट जो है वो अकेला यहाँ पर जो पूरा नेशन है उसके साथ में वॉर करने वाला है। अगर हम लोग जो है वो इस वॉर को जीत जाते हैं तो जो हमारा डिवाइन इमोर्टल सेक्ट है वो सबसे ज़्यादा फेमस सेक्ट जो है वो बन जाएगा, और उसी के साथ में पूरे याओरी एम्पायर तो क्या पूरे जॉर्जियन लैंड कॉन्टिनेंट है उसके अंदर भी कोई पर्सन ऐसा नहीं होगा जो कि हमारे डिवाइन इमोर्टल सेक्ट के साथ में पंगा लेने की कोशिश कर सके। और अब वैंग के इतना बोलते के साथ ही हमारी इस सीरीज का जो पहला सीज़न है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। और इसका अब अगला सीज़न जो है वो कब आएगा इसके बारे में कोई भी अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन शायद मुझे लगता है कि इसका सीज़न जो है वो काफ़ी जल्दी आ जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा फेमस जो है वो हो चुकी है। लेकिन आप लोगों को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे ही इसका सीज़न जो है वो अगला आएगा तो मैं इसके चैप्टरों को एक्सप्लेन करना शुरू कर दूंगा। तो तब तक के लिए हम लोग जो है वो अपनी जो बाकी की दूसरी सीरीज है उन्हें एक्सप्लेन करते रहेंगे। तो अपना जो ये एपिसोड है इसे यहीं पर ही कंप्लीट करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।